बेसिक्स आपको बताऊंगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में। जैसे फर्स्ट नोटेशन है फैक्टोरियल, वैसे आई थिंक इतना तुम जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फैक्टोरियल और फैक्टोरियल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कॉम्बिनेशन के साथ में और परमुटेशन के साथ यूज होती हैं, उनको आगे देखेंगे। तो फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल का हम कैसे लिखते हैं बेटा? दिस इज इन दैट फॉर्म। जैसे मुझे लिखना है किसी नेचुरल नंबर n के लिए, आप बोल सकते हो n इज होल नंबर। अगर n एक होल नंबर है तो उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा। कैसे डिनोट करते हैं उसे? n फैक्टोरियल से। अब n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? दिस इज n, मतलब उस नंबर और उसके प्रेसिडिंग जितने भी नंबर्स हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन। दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? ऐसे फॉर्म बन गई अपने पास। अब सपोज मुझे अगर जीरो फैक्टोरियल देखना है, तो कन्वेंशनली जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों ले लिया? वैसे फैक्टोरियल का प्रॉपर मीनिंग होता है बेटा अरेंजमेंट से, कि हम कुछ चीजों को अरेंज कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे। उन बड़े वर्ड्स को मैं अभी बोलना नहीं चाहता जब तक मैं परमुटेशन की डेफिनेशन तुम्हें ना दूं। तो फिलहाल इस बात को याद रखना है, जैसे जीरो फैक्टोरियल इज 1, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज 1 फैक्टोरियल, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, हम डायरेक्टली 1 वैल्यू लिख लेंगे। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल मुझे देखना हो तो ये वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2 इंटू 1, so this value is 2। 3 फैक्टोरियल, कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए, जहां तक याद रहनी चाहिए वहां तक मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 24। तो ये आपकी टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है? 5 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? दिस इज 5 इंटू 4 इंटू, ऐसे भी, हाँ चलो फिलहाल तो एक बार ऐसे लिखो, 3 इंटू 2 इंटू 1, so this value is nothing, this is 120। ठीक है, यहां तक आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं। इसके बड़े जो फैक्टोरियल आते हैं तो उनको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में ही छोड़ देते हैं कई बार, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें फैक्टोरियल की फॉर्म में ऑप्शंस होंगे। बट अगर वो प्रॉपर आंसर निकलवाना चाह रहा है, मतलब मेहनत करवाना चाह रहा है, ऑलमोस्ट तुम देखोगे कि जेई मेन से क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, वो ऐसी बेकार की कैलकुलेशंस करवा देता है आपसे। तो ये चीजें होंगी, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब। तो पहली प्रॉपर्टी है जिसमें अगर कभी n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। मतलब क्यों लिखा है ऐसे? बिकॉज अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ऐसे लिखा जा रहा है n n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन। कॉन्टिन्यूड है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो बेटा मुझे बाद की टर्म्स मिल रही ना, किसके बाद में? n के बाद वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स जो मुझे मिल रही है, ये सारी टर्म्स किससे रिप्रेजेंट कर दे रही है? दिस इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? हो रहा है ना? तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजों में यूज हो जाती है, ठीक है? सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर इसे देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अब तो, कि मतलब मुझे क्या किया मैंने, n फैक्टोरियल कैसे लिख लिया, n से कंटिन्यू किया n इंटू एन माइनस वन, दिस इंटू एन माइनस टू, और कंटिन्यू करता हुआ चला गया कहाँ तक? n माइनस आर प्लस वन, और फिर उसके बाद कितना आ गया? n माइनस आर, राइट? एंड दिस इज कंटिन्यूड, ये ठीक है, ये चलता चला गया बेटा। n माइनस आर, देन इसके बाद वैल्यू मिल गई n माइनस आर माइनस वन, और कंटिन्यू होता हुआ कहाँ तक चला गया? 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? तो जो इससे आगे वाली टर्म्स हैं वो मेरे पास कितनी बन गई? n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब मैं किसी rth टर्म तक चल सकता हूँ ऐसे ब्रेक करते हुए, जिसकी मुझे नीड पड़ रही है, ठीक है? तो मैंने इसको कितना लिख लिया? दिस इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेंगे? n माइनस आर माइनस प्लस वन, एंड इसके बाद जो टर्म लिख ली वो कितनी लिख ली? n माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी शायद, ये है ना? ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दिस इज, अगर सपोज कभी लिखा हो किस तरीके से, जैसे लिख लिया, ऊपर लिख लिया n फैक्टोरियल और नीचे कहीं लिख लिया r फैक्टोरियल, तो इस बात का मतलब क्या हुआ?
कि अपन कहाँ तक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। देखो अब आपने क्या किया, n से चलना शुरू किया, जिसमें मैं मानता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज कि आपका जो n है वो r से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या बोलोगे कि n के फैक्टोरियल एक्सपेंशन में r के बाद वाली जो टर्म्स आनी है वो तो नीचे वाली टर्म्स के साथ में एलिमिनेट हो जाएंगी, बिकॉज नीचे वाली टर्म तो r के बाद वाली सारी टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज है उन्हें कैसे लिख लिया जाए, उन्हें लिख लेते हैं ऐसे n, बोलो आगे, n-1 एंड सो ऑन कंटिन्यू हो गया, कहां तक चला गया बेटा, दिस इज r+1, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा r फैक्टोरियल, r, r-1, r-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब मैंने बोला n सर ये ग्रेटर देन वाला बाई r, सर हाँ जी बेटा, जैसे रिपीट कर दो एक बार फिर से। ठीक है, जैसे बेटा कभी 10 फैक्टोरियल है उसके नीचे अपॉन में दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो मैं कर क्या रहा हूँ ऐसे, ऐसे तो लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहीं तक तो चलूंगा ना। इसके बाद वाला जो 5 फैक्टोरियल बेटा वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, जैसे यस। ऊपर 5 फैक्टोरियल होता और नीचे भी 5 फैक्टोरियल होता तो दोनों तो कट जाते। तो ये फ्रीक्वेंटली होने चाहिए कैलकुलेशन। ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने अलग से बना दी, वैसे बुक में मिलेंगे नहीं तुम्हें, बुक में सिर्फ पहली वाली मिलेगी। ठीक है, उसका एप्लीकेशन है जस्ट कि हम इस तरीके से ब्रेक करते हुए लिख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब बात आती है अगली, ठीक है यहाँ तक तो इतनी बातें समझ में आई, बढ़ते थोड़ा आगे। अब जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है, एज ए क्वेश्चन बेसिस है। जैसे मुझे एक नंबर दिया है और तुम्हें सोचना है कि n फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू है अपने पास 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू 7 टू द पावर d इंटू 11 टू द पावर e। मतलब मैं इस नंबर को जो भी आता उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ एंड सो ऑन कंटिन्यू करता चला, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ p, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ p, p सम प्राइम नंबर, ठीक है, राइट। इन n फैक्टोरियल, किसी प्राइम नंबर के लिए क्या एक्सपोनेंट आएगा। अब जो एक्सपोनेंट आ रहा है ना, देखो इस टोटल टर्म को एक्सपोनेंट ऑफ p प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल, इसको डिनोट ऐसे करते हैं ई पी n फैक्टोरियल, राइट। ये नोटेशन मैंने दे दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है बेसिक फैक्टोरियल में से ही, कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ p वेयर p इज सम प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, ई पी एन फैक्टोरियल, पी सफिक्स में लिखा हुआ है मैंने। सपोज मेरे पास एक नंबर होता है बेटा, मैं थोड़ा सा एक बड़ा नंबर पिक कर लेता हूँ और तुम्हें एग्जांपल दिखाता भी हूँ उसका। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते हैं जहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सम नंबर विच इज इन दैट फॉर्म, ज्यादा बड़ा भी मतलब 5 फैक्टर ले लो, तुम्हें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 120। अब 120 को लिखते कैसे थे, जैसे लिखते थे ना वैसे लिख लो एक बार, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे प्राइम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 1, राइट। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ इसे लिखने का। यहाँ तो हमने छोटा नंबर था तो पावर लिख के देख लिया कि किस किस का कितना पावर आ रहा है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, एक्सपोनेंट और पावर बोथ आर सेम थिंग। ये जो मैंने ई एक्स पी लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्सपोनेंट, राइट। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 3 हियर, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 1 हियर, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1 हियर, इस वाले नंबर के लिए, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, अगर हम बोल रहे हैं वैल्यू तो कितनी आ रही है, दिस इज 3। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या लिख लिया कि अगर मुझे एक्सपोनेंट ऑफ p निकालना है किसमें, n फैक्टोरियल में, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे n अपॉन
p इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस n अपॉन p स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस n अपॉन p क्यूब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड सो ऑन कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो नहीं हो जाता। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर जीरो कब होगा? जीरो तब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब नंबर जीरो से वन के बीच में होगा। और नंबर जीरो से वन के बीच में कब होगा? जब n से p का कुछ पावर बड़ा हो जाए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना बताओ। मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 आया ना, तो तुम एक काम करो ना, पहले एक बार डिवाइड करना शुरू करो। जैसे ये 3 कैसे आया मैं बताता हूँ। 5/2, 2 का एक्सपोनेंट देखना था, ठीक है। फिर प्लस लिखा 5/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखा 5/2 क्यूब। अब बेटा इसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे ना, 5/2 एंड सो ऑन, इन सारे नंबर्स का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये फ्रैक्शन है। बट इस वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना मिलेगा? 2। और इसका कितना मिलेगा? 1। तो 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। राइट? बात समझ में आई सबको, हाँ या ना बताना। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड। अब सपोज मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालना है इसी 5 फैक्टोरियल के अंदर, तो तुम्हें बहुत इजीली तुम बता सकते हो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिख लिया 5/3। अब इसके बाद आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 आएगा और वो 5 से बड़ा है तो 0 होगा, है ना। तो यहां से कितना आ रहा है? 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली, सर हाँ जी बेटा बोलो। सर शायद कुछ वो जो वॉइस आ रही है आपकी बहुत ज्यादा अजीब सी आ रही है, मतलब बीच में बहुत ज्यादा क्रैक सा आ रहा है, इको बहुत ज्यादा हो रही है। तो पता नहीं शायद मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तो चेक भी किया। हम्म, चलो बेटा मैं एक बार, बैकग्राउंड में। अभी आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। अभी भी आ रही है? बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड में जो आपकी आवाज है सर वो इको हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, अब सही है बेटा? सर वो अलग ही साउंड वेव आ रही है, रेडियो टाइप। रेडियो टाइप आ रही है? ऐसा कैसे हो रहा है? सर वैसे सर क्लियर तो अब ठीक सुनाई है। दे रहा है बट वो। अब ठीक है ना? हाँ। सर अब ठीक है, पहले हो रही थी इको, अब ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 5 फैक्टोरियल ये भी तुम्हें दिख गया बेटा। कितना आ गया? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। कितना आसान हो गया ना काम हमारे पास, कि किसी भी नंबर में प्राइम फैक्टर का पावर देखना है तो पावर इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता है फिर उनकी पावर ले लेता है। अगर सपोज बोले तुमसे कि 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा इस 5 फैक्टोरियल के अंदर, तो तुम क्या कहोगे? इसका एक्सपोनेंट और इसका एक्सपोनेंट, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो 6 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो 3 और 2 में की पावर में मिनिमम पावर कौन सी है? 3 की पावर है 1। तो 6 का एक्सपोनेंट कितना है इसमें? 1 है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। हाँ। अब सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 and 11 in 100 फैक्टोरियल। जल्दी बता दो, अब तो बहुत सेकंड का काम है ना? तो तुम्हें करना क्या चाहिए सबसे पहले तो, कि तुम देखो 2 की कितनी पावर तक 100 आ रहा है। तो तुम्हें पता है ना, 2 की पावर 416, 2 की पावर 532, 2 की पावर 6 कितना आ गया? 64 हो गया। तो 2 का तो 6 है हाँ, और 2 एक्सपोनेंट। की पावर 7 करूंगा तो कितना? 128 चलेगा, वो आगे चला जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो 100 नंबर है ना, वो कहाँ तक लाई कर रहा है? 2 की पावर 6 से लेके 2 की पावर 7 तक, राइट।
इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बस यही बात देखनी है आपको कि मिनिमम कहाँ तक लाई कर रहा है। तो बस जस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 लिखा इन 100 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? दिस इज पहला आ गया 100 अपॉन 2, फिर प्लस 100 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4, फिर प्लस 100 अपॉन 2 क्यूब मतलब 8, प्लस 100 अपॉन 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना हो गया बेटा? 16 बन गया। ठीक है, 100 अपॉन 2 टू दी पावर 4, दिस इज 16। एंड नेक्स्ट क्या वैल्यू आ गई? 100 अपॉन 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, प्लस 100 अपॉन 2 टू दी पावर 6 दैट इज 64। यहाँ तक चले गए अपन। पहले वाले का वैल्यू तो डायरेक्टली 50 आ गया, दूसरे वाले का वैल्यू 25 आ गया, थर्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 12.5 मतलब ये 12 आ गया, है ना। और अगले वाले का वैल्यू 12 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा? 6। फिर अगले वाले का वैल्यू उसे भी 2 से डिवाइड कर दो 3, और लास्ट का वैल्यू 2 से डिवाइड किया तो 1.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। कितना आसान सा काम हो रहा है देखो। तो ये आ गया 6, 3, 9 प्लस 1 10, 10 और 12 22, 22 और 25 हो जाएगा आपका 47, 47 और 50 हो गया 97। सो दिस इज अवर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन दिस नंबर। अब सिमिलरली जल्दी से एक काम करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 11 ऑन 100 फैक्टोरियल। ये तो बहुत ही छोटा काम हो गया ना। 11 का स्क्वायर तो आ गया 121। तो ये जो नंबर है 11 की पावर 1 से लेके 11 की पावर 1 से 2 लेके तक, 2 तक। हाँ, उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो जस्ट क्या लिख लेते हैं बेटा? 100 अपॉन 11 लिख देते हैं, उसके बाद अगला नंबर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये कितने टाइम आ गया? 9 पॉइंट समथिंग, है ना। ठीक है, नहीं कितना मिलेगा? हाँ 9 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा। 9.09 9.09। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ गया? 9। 9। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन मेंस का है, और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखना बेटा, मैं ऑप्शंस के साथ में दे रहा हूं तुम्हें। उसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस at the end of 100 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सा काम, जल्दी करो बेटा, बताओ। ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 25। So what can you say? नंबर ऑफ जीरोस, भाई 10 की जितनी पावर होंगी उतने जीरो होंगे इस नंबर के अंदर। समझ में आई बात की नहीं आई? तो तुम्हें जस्ट सर्च क्या करना है? 10 का एक्सपोनेंट। और 10 का एक्सपोनेंट सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 का एक्सपोनेंट, क्योंकि 10 जो है 2 प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो सकता है। तो है ना बेटा, मतलब मैं इस 100 फैक्टोरियल में ढूंढने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? इसके अंदर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 की पावर कितनी होगी। 10 की पावर सपोज मैंने रखी है m, तो मुझे इस m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आ रहा था उससे कंसर्न नहीं है अपना। और इस 10 की पावर m को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, ऑब्वियस है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, 5 का एक्सपोनेंट कम होगा, तो जो मिनिमम एक्सपोनेंट होगा ना जिसका, उसी नंबर को ले लेंगे, है ना। तो 5 का कितनी पावर के बीच में लाई कर रहा है? 5 स्क्वायर और 5 क्यूब हो गया 125। तो 100 जो है 5 स्क्वायर से 5 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। हो गया काम। तो क्या लिख लेते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 and this plus 100 upon 5 square that is 25। इसके बाद तो जीरो हो गया सब कुछ। तो यहां से कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 5, सॉरी 4। so your answer is equal to 24। so थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने बोला ना मिनिमम नंबर की पावर आपको ढूंढनी है, और सॉरी जो मतलब सबसे बड़ा नंबर आ रहा है प्राइम फैक्टर में उसकी पावर ढूंढनी, क्योंकि उसकी पावर सबसे छोटी होगी, वो एक्सपोनेंट सबसे छोटा रखेगा, और उतनी पावर रखनी पड़ेगी दूसरे फैक्टर को, क्योंकि मुझे टोटल 10 की पावर m का एक्सपोनेंट ढूंढना है।
10 का एक्सपोनेंट ढूंढना है ना? आई थिंक समझ में आया सबको? अरे भाई हाँ या ना कुछ बताओ, ठीक है? गुड, यस सर। वेरी गुड। तो लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सपोनेंट of 7 in 100C50 in 100C50। जल्दी बताइए बेटा क्या होगा? ठीक है, अब तुम्हें सारी चीजें पता है, वो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करना चाहिए। कॉम्बिनेशन तो सबको आता है, अगर किसी को नहीं आता कॉम्बिनेशन तो मैं बता देता हूँ बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। मैं तो यही मानते हुए चल रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम ये ध्यान रखो फिलहाल। फॉर्मूला ये आता कहाँ से, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं इसलिए। तो ये वैल्यू होती है। तो अगर अपन यहाँ पे 100C50 की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल into 100 minus 50 factorial, that is 50 factorial. So this is nothing, this is 100 factorial upon 50 factorial का whole square, राइट बेटा? अब जो ऊपर नंबर है इसका स्क्वायर, ऊपर जो नंबर है उसमें अगर 7 की पावर a है, मतलब 7 का एक्सपोनेंट a है, और 50 फैक्टोरियल के अंदर 7 का एक्सपोनेंट b है, तो टोटल नंबर इस 50 फैक्टोरियल स्क्वायर के अंदर क्या होगा? मतलब इस कंप्लीट नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा बेटा? समझ में आई बात? इस पूरे नंबर के अंदर जो मेरे पास 7 का एक्सपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? 2b आ जाएगा। तो अब अगर हम कंप्लीटली नंबर के अंदर एक्सपोनेंट देखते हैं तो इसके पास क्या आ गया? 7 टू द पावर a माइनस 2b आ चुका है। तो मुझे ये देखना है। तो अब जरा देखो a क्या था? दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है? और b क्या है अपने पास? दिस इज एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल, राइट? अब जो 100 नंबर है वो भी 7 स्क्वायर से 7 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? और 50 नंबर भी जो है बेटा वो भी 7 स्क्वायर से 7 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। बस काम बन गया, है ना? ये भी तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो यस सर। जब बेटा अपन पहले वाले नंबर को देखते तो कितना बन गया? ये ऊपर बन चुका है आपका 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 प्लस 100 अपॉन 7 स्क्वायर मतलब 49। जरा देखो ऊपर वैल्यू कितनी मिल रही है? ये तो मिल चुकी है आपके पास, नहीं पहले वाली कितनी मिल रही है? 16 सर। 40, ये पहले वाले और 14.28 दूसरी टोटल 2 टोटल टोटल 16 आ गया, बिल्कुल सही है। तो पहले से तो आ चुका है भाई 16, और दूसरे वाले से क्या आ गया? 50 अपॉन 7 प्लस 50 अपॉन 49, तो ये आ 8 गया 7 प्लस 1, दिस इज 8। तो बेटा टोटल एक्सपोनेंट ऑफ 7, हाँ, on the number 100C50, this is equal to, that is a minus 2b, यही था अपने पास। तो a का वैल्यू 16 minus 2 into 8, that value is equal to 0. So this is equal to 0. Answer is equal to 0, right? तो कितना आसान हो जा रहा है आप सोचना। तो मैंने दोनों वैरायटी क्वेश्चंस तो मैं करवा दिए। कहीं डिनोमिनेटर में भी आता तो भी तो एक्सपोनेंट वैसे ही तो देखा जाता है बेटा, टोटल नंबर में 7 की पावर कितनी आ रही, कोई डिवाइड में है तो उसकी पावर नेगेटिव माइनस करेंगे, है ना? तो ये चीजें आ गई, राइट? अब बढ़ते हैं बेटा आगे, एंड हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। ये दोनों बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं। और अभी तक देखो मैंने पीएनसी में कॉम्बिनेशन का सी और परमुटेशन का पी यूज नहीं किया। हाँ, आज की क्लास में मुझे लगता नहीं कि वो यूज हो भी पाएगा, क्योंकि आज की क्लास में बेसिक्स ही होंगे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखना, दिस इज
principle of addition. You may say fundamental principle of addition and multiplication. देखिए अब आपके पास सपोज बेटा ऐसा है कि मेरे पास हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकेटेड है, मुझे दो सिटीज में, कोई भी दो सिटीज में घूमना है। एक सिटी तो यहाँ पे है आगरा और दूसरी सिटी यहाँ पे सपोज जयपुर, ठीक है, और यहाँ पे आप लोकेटेड हो, ये है गुड़गांव, ठीक है। तो जब आगरा जाने के आपके पास तीन रास्ते हैं, ठीक है, और जयपुर जाने के आपके पास में दो रास्ते हैं सपोज, राइट। तो जो आगरा जाने के तीन रास्ते हैं, दिस इज वे 1, वे 2, मैंने ऐसे लिख लिया, और दिस इज वे 3, ठीक है, और इसे हम लिख लेते हैं J1, J2। ये दो रास्ते जयपुर जाने के हो गए। तो अगर मुझे ईदर ऑफ द सिटी घूमना है, मतलब या तो आगरा या जयपुर, तो आप क्या कहोगे, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास होंगे, ठीक है ना, टोटल 5 होंगे ना बेटा। गुड़गांव से Yes, हम sir. आगरा जा रहे हैं तो एक रास्ता, फिर दूसरा रास्ता W2, फिर थर्ड वे हमारे पास मिल गया W3, फिर मैंने बोला जयपुर भी जा सकते हैं, तो J1 और J2 दो रास्ते वहां से मिल गए। तो मैंने बोला द टोटल नंबर ऑफ वेज to visit either Agra और जयपुर, दिस इज इक्वल टू 5। कौन कौन से रास्ते हो गए, मतलब W1, W2, W3, J1, J2, ये आपके पास 5 वेज हो गए, ठीक है। एक तो ये चीज है अपने पास। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे बोथ ऑफ द सिटीज घूमना है भाई, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखो अगला स्टेटमेंट आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज टू विजिट both आगरा एंड जयपुर, दिस इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 6। अब आप समझ रहे होंगे 6 क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे दोनों सिटीज घूमना है, तो मेरे पास दोनों के रास्ते, मतलब दोनों के वेज जो है ना बेटा, कनेक्ट करके चलने होंगे। मुझे कैसे कनेक्ट करके चलने होंगे कि अगर मैं इन वेज को देखूं, मैंने बोला वे 1 से तो मैं चला गया आगरा और J1 से चला गया जयपुर, ठीक है, फिर बोला W2 से चला गया आगरा और J1 से चला गया जयपुर, W3 से आगरा, J1 से जयपुर। सिमिलरली तीन कॉम्बिनेशन और बन गए, W1, J2, W2, J3 एंड W3, J1, राइट। ये तो J2 है, W3, J2, तो ये मेरे पास टोटल 6 वेज हो गए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अपने पास यही स्टेटमेंट देता है बेटा, और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये स्टेटमेंट देता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सपोज यू मे राइट दिस थिंग, इफ जॉब A can be done in M ways, right, and if job B can be done in N ways, मतलब A जो जॉब है वो आपकी M तरीके से कंप्लीट हो रही है और B जॉब आपकी N तरीके से कंप्लीट हो रही है, देन बोथ, या यू में से पहला स्टेटमेंट दे दीजिए ऐसा, either job A or job B can be completed in M plus N ways, मतलब अब आगे से ध्यान रखो, और का मतलब क्या है, एडिशन, ठीक है। दूसरी बात, बोथ जॉब A एंड जॉब B कैन बी कंप्लीटेड इन M into N ways,
मतलब बेटा एंड का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो दो बातें अपने पास है, ये ध्यान रखनी है कि और का मतलब क्या है, एडिशन, और एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। बस हर जगह यही कंसेप्ट यूज होता है, मैं बहुत लेमन वर्ड में बोल चुका हूँ इस बात को अब, ठीक है। तो और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मैंने तुम्हें एक रफ छोटा सा एग्जाम्पल देके ही बताया यहाँ पे, ठीक है, दो सिटीज में घूमने वाला। तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, किस वैरायटी का बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर थ्री कैंडिडेट्स थ्री कैंडिडेट्स फॉर ए क्लासिकल ठीक है, 5 फॉर ए मैथमेटिकल, और फिर अगला आता है 4 फॉर ए नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। यहां जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे ना, जिसका भी एप्टीट्यूड स्ट्रांग है वो कर लेगा, और थोड़ा वीक जिसका एप्टीट्यूड है बेटा उसे परेशानी होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि सारे बच्चों का एप्टीट्यूड अच्छा है, नहीं है तो फिर मैं किस लिए हूं ना, अच्छा करवाना पड़ेगा। फॉर ए नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप, राइट, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, इन हाउ मेनी वेज कैन these scholarship be awarded। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, ओके। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है बेटा 20, तीसरा ऑप्शन है 60, और चौथा ऑप्शन है 64। यहाँ पे अभिनव बैठा हुआ है, इसने तो दे दिया आंसर। तुम लोग बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट है। 60। 60। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ना, कुछ भी नहीं। हम बोल रहे कि भाई तीनों की तीनों स्कॉलरशिप देनी है, कुछ छोड़ना नहीं है उनमें से। तो 3 and 5 and 4 and का मतलब मल्टीप्लीकेशन, so 3 into 5 into 4 and this value is equal to 60। so this third option is correct, right? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पहला। सिमिलरली थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं हल्का सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन पे। ये ले लिया, ए कोड वर्ड ऑफ लेंथ 4। ये क्वेश्चन मेंस का है जो मैं अगला दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कोड वर्ड of length 4 consist two distinct consonant, two distinct consonant, ठीक है, followed by two digits, two digits, followed by two digits, और जो दो डिजिट्स है वो आपको दी हुई है क्या क्या, नहीं ये नहीं बताया इसने। अच्छा, फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, राइट, विद रिपीटेशन अलाउड इन डिजिट्स, रिपीटेशन allowed in digits। इसके बाद स्टेटमेंट देता है बेटा, इफ द नंबर कोड वर्ड्स, इफ द नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, इफ द नंबर ऑफ कोड वर्ड्स
मतलब ये रेस्ट्रिक्शन दे रहा है. So formed ending with the even digit, ending with the even digit. ठीक है, is 432 this into k, then what will be the value of k? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास. पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है बेटा 49, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 35. ये वाला जो क्वेश्चन था जेई मेंस 16 का था. जल्दी बेटा आंसर, सब बातें बता चुका हूं तुम्हें. सर इसका 35 होगा. 35 होगा पक्का? यस सर. के का वैल्यू ना, यस सर. वो 432 से डिवाइड कर दिया था तूने? मल्टीप्लाई. नहीं, टोटल नंबर तो 432 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना ये वाला. अब देखना स्टेटमेंट में बोला क्या, देख लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार. स्टेटमेंट में बोला क्या है पहले? 35 ही होगा इसका. 35 ही हो रहा है. गुड. तो देख sir. लेते हैं बेटा. देखो, दो डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट है पहली बात तो. उसके बाद बोलता है फॉलोड बाय 2 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 विद रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है. और बोलता है कि जो कोड वर्ड है वो एंड हो रहे किससे? इवन डिजिट से. जो जो चीज थी काम की वो मैंने अंडरलाइन कर दी इसमें. राइट. लेंथ 4 का आपको बनाना है नंबर. तो चलो करते हैं. तो पहला इस तरीके का पास कोड बनेगा अपने पास में, जिसमें पहले तो अपने पास आएगा इस वाली पोजीशन पे अल्फाबेट और इस वाली पोजीशन पे अल्फाबेट. टोटल 21 है. तो एक डिस्टिंक्ट अल्फाबेट की बात कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया वो अगली प्लेस पे नहीं आएगा. तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 आ गया. राइट. अब जो टोटल 1 से लेके 9 तक के नंबर्स है ना अपने पास, वो हो गए 9. ठीक है. और इवन नंबर आना है लास्ट वाली प्लेस में, रिपीटेशन अलाउ है. ठीक है. तो 1 से लेके 9 तक के लिए कितने इवन नंबर्स मिल गए अपने को? 4 मिल चुके हैं. ठीक है. तो ये कैलकुलेशन अपने पास बन गई. तो टोटल कितना आ गया? 21 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 4. ये कितना आ गया? 420 इंटू 36. इसे और करो डिवाइड, कुछ ऐसे लिख लो ना. सर इसको 21. 432 इंटू के से इक्वेट ही कर देते हैं ना. हाँ, सीधे इक्वेट कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, है ना. हाँ. इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 432 से, तो अपने पास आ गई के की वैल्यू. तो ये टोटल कितना आ रहा है? डिवाइड करके देखा किसी ने? 35 आ रहा है. यस सर 35 ही आ रहा था. ठीक है, गुड. तो फिर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया. अप्रोच यही है बेटा इसकी. तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है मेंस का. अभी तक हमने कुछ सिर्फ टॉपिक को शुरू किया है, तो बहुत बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. और ये क्वेश्चन तो होने चाहिए, इनमें कुछ भी नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन. बढ़ते हैं आगे. इस चैप्टर में है भी बेटा ऐसा ही, इसमें और प्रोबेबिलिटी में ये कैलकुलेशंस बहुत कम मिलेगी. कैलकुलेशन मिलेगी ज्यादा बाइनोमियल में, वो थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ता है टॉपिक. वहाँ कैलकुलेशंस भी सर ज्यादा इनमें होती है. लॉजिक लगाना पड़ता है बस. इससे बस लॉजिक लगाना पड़ता है बेटा. अब एक प्रॉब्लम लेते हैं ये वाला. इस टाइप का सेम क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, जो मैं करवा रहा हूं. 5%, क्वेश्चन नंबर 3, 5% entered in the lift cabin on the ground floor of 8th floor house, on the ground floor of 8th floor house. ठीक है.
फिर ये बोलता है इसमें स्टेटमेंट में, सपोज ईच कैन लीव, सपोज ईच कैन लीव द cabin, each can leave the cabin independently at any floor, independently at any floor. Right? अब इसके बाद बोला एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, सॉरी मैंने स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं किया, बिगिनिंग विद द फर्स्ट, स्टार्ट शुरू से कर रहा है, राइट? इसके बाद बोलता है बेटा द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, द टोटल नंबर ऑफ वेज in which each of the 5%, each of the 5%, 5% can leave the cabin at any one of the 7 floors. At any one of the 7 floors is, बताइए बेटा क्या होगा? थोड़ा सोचो और जल्दी बताओ। टोटल 5 लोग हैं और 7 फ्लोर से, मतलब ग्राउंड से चलना शुरू किया है ना, फर्स्ट फ्लोर से उतरना शुरू किया उसने। बोल रहा है बेटा कि ईच कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, मतलब सारे के सारे एक फ्लोर में भी उतर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर तो मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 7, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वैसे टोटल जो होता है, टोटल जैसे 5% है तो टोटल 5% है, तो और उसके बाद हर एक बंदा फ्लोर से उतर रहा है, तो मतलब जैसे उतर जाएगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 नो इंटू नो 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 बेटा, ऐसा भी नहीं बोला उसने कि मतलब सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, ऐसा थोड़ी बोला। वो तो बोल रहा है कि ईच कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर। अब तुम लोग की तरह हो गए, अगर 5 लोग मिल गए तो तुम तो कभी छोड़ोगे ना किसी फ्लोर को, एक साथ ही छोड़ोगे तुम लोग, तो बोलोगे आज तो पार्टी करने का मौका मिल गया हमें, है ना? तो तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, उनको सोचते हुए चलो। देखो पर्सन 1 मैंने बोला 5 लोग हैं, बहुत सिंपल सा काम है बेटा। भाई 5 लोग हैं, हर किसी के पास लिफ्ट केबिन छोड़ने के 7 वेज है ना। क्या किसी के वेज कम हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं? और छोड़ना सबको है। 840 है इसका आंसर। बेटा वो निकालना बहुत टिपिकल टास्क है, मैं तो तूने शायद निकाल दिया हो, लेकिन वो ज्यादा ही निकलेगा यार मेरे हिसाब से। ये आएगा सीधे से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 टू दी पावर 5। 840 से ज्यादा आएगा। हुआ ना सीधे? बोला टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5% कैन लीव द केबिन, मतलब एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि वो सबके सब सेम फ्लोर पे उतरे बेटा, किसी भी एक फ्लोर पे उतर सकते हैं, और ये भी हो सकता है डिफरेंट फ्लोर पे उतरे, ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन के पास लिफ्ट केबिन को छोड़ने के ना 7 फ्लोर्स हैं ऑप्शन में, और उतरना सबको है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ईच ऑफ द 5% सबको उतरना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए हमारे पास? 7 टू दी पावर 5। आई बात समझ में? हाँ या ना बताना भाई। सर एक बार क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। हाँ जी बेटा, देखो इसने बोला 5% एंटर किए लिफ्ट में, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे,
8 फ्लोर हाउस के। अब बोलता है कि कोई भी ईच कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फ्लोर से शुरू करने के बाद वो किसी भी फ्लोर में उतर सकता है बेटा, किसी भी फ्लोर में उतर सकता है कोई भी, कोई रेस्ट्रिक्शन उसके पास नहीं है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं कि जिसमें एक उतरा उसमें दूसरा नहीं उतरेगा, कुछ नहीं बोला ऐसा। बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ इन विच ईच ऑफ द 5% कैन लीव द केबिन, मतलब हर किसी को उतरना है, P1 एंड P2 एंड P3 एंड P4 एंड P5, पांचों के पांचों को उतरना है। और सबके पास उतरने के कितने तरीके हैं, लिफ्ट केबिन छोड़ने के कितने तरीके, 7 वेज है। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यस इंटू सर। 7। यस सर। वेरी गुड, बस इतना सा ही काम करना है अपने को। वेरी गुड। कैलकुलेशंस बेटा थोड़ा प्रॉपर वे में सोचनी होंगी, कैसे करना है। अब लॉजिकली सोचो क्वेश्चंस को, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम मैं और लेता हूं, 1 मिनट का टाइम देना मुझे। मतलब बेटा बहुत इजी टॉपिक है। अब ये शुरुआत से अगर तुमने बना लिया ना तो फिर तो मजा आ जाएगा। मैं 4 या 5 चैप्टर मतलब क्लासेस लूंगा इसकी। वीकेंड में क्लासेस मेरी बढ़ जाएंगी क्योंकि सर, केमिस्ट्री वाले सर अवेलेबल नहीं होंगे इस बार वीकेंड में, तो उनकी जगह मैं सोच रहा हूँ क्लास मैं ले लूँ, थोड़ी मेरी बड़ी क्लास हो जाएगी, बट तुम्हें मजा आएगा। अब जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे को लिखने में टाइम लगता है, लैंग्वेज अच्छी है बट तुम्हें समझनी भी है। द नंबर ऑफ वेज in which one can post 4 letters, one can post 4 letters in 5 letter boxes। अरे जल्दी जल्दी बताओ आंसर कितना। 5 to the power 4 है ना बेटा, मैं सही कह रहा हूं? यस सर। वेरी गुड, समझ में आई बात सबको? ये 4 to the power 5 तो नहीं सोच रहा कोई? सही से सोच लेना बेटा, इसी पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, किसी के दिमाग में आता है 4 to the power 5 बोलते, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही होंगे, 4 to the power 5 भी नहीं है। सर, वे पावर में नहीं जाएगी ना। हाँ, वे पावर में नहीं जाएगी। वेरी गुड। अब सर जैसे 5 वेज है ना, तो इसलिए वेरी 5 गुड। रेज़ टू पावर 4 हाँ, होगा। तो अब अपने पास बेटा 4 लेटर्स है और हर किसी को डालने के लिए लेटर बॉक्स में 5 तरीके हो गए, क्योंकि 5 लेटर बॉक्सेस है। तो कितना हो गया, दिस इंटू दिस, सब कोई आपको लेटर बॉक्स के अंदर डालना है, तो कितना हो गया 5 to the power 4। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, बढ़ू आ गया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छा करते हैं, जैसे ये है। There are unlimited number of identical balls। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। There are unlimited number of identical balls। अब क्या कह रहा है बेटा, फॉर 4 of 4 different colors, of 4 different colors, how many arrangement of almost 8 balls, how many arrangement of at most 8 balls, मैक्सिमम 8 है बेटा, 8 balls in a row can be made by using them,
can be made by using them. जल्दी सही से सोचना, एट मोस्ट बोला, नॉट एग्जैक्टली, गलती मत करना। तो Right? सर इसमें 7 6 5 4 सब ऐड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है तुम्हें भाई, एक बॉल को अगर आप अरेंज करते हो रो पे, तो उसके पास 4 डिफरेंट कलर्स पॉसिबल है, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 4 वेज हो गए सिंगल बॉल को। फिर 2 बॉल्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके हो गए? 4 स्क्वायर। एटमोस्ट 8 बोला है, मतलब क्या सिचुएशन दिमाग में आएगी? 1 बॉल और 2 बॉल, और का मतलब एडिशन, और 3 बॉल और 4 बॉल, और कंटिन्यू होता चला गया कहां तक? और 8 बॉल। राइट बेटा, समझ में आई बात? तो 4 क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, दिस इज 4 टू द पावर 8, एंड दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी है, जीपी का सम आता है आपको, क्या होता है फाइनाइट जीपी का सम? a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो r क्या कॉमन रेशियो? 4। चलो लिख लेता हूं पहले, तो मैं, कुछ लोग भूल गए होंगे। अब रख दो वैल्यू, a है 4 और 4 टू दी पावर n है टोटल 8, दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। अब इसे सिंप्लीफाई तुम करते रहना। राइट? तो ऐसे सॉल्व करेंगे। कितना आसान सा काम हुआ बेटा, समझ में आया सबको? बताना हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलो, अरे भाई बोलो, इतनी यस बात सर। क्लियर? वेरी गुड। यस सर। अब बेटा एक, अब मजे तो हमने बहुत ले लिए, अब बीच में एक एडवांस का क्वेश्चन ही बनता है ना? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही से सोचना और मुझे आंसर देना। ए रेक्टेंगल विद साइड ऑफ लेंथ, ए रेक्टेंगल with sides of length 2n minus 1 and 2m minus 1, ये लेंथ दी हुई है, ठीक है? यूनिट्स 2n minus 1 and 2m minus 1 units, right? Is divided into square of unit length, is divided into square of unit length. राइट? ये चीज दी हुई है। तो बोलता है द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स which can be formed with sides of odd length, which can be formed by the side of odd length. Is ऑप्शंस हैं इसमें, पहला है m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन mn इंटू m प्लस 1 इंटू n प्लस 1, थर्ड ऑप्शन है अपने पास में दिस इज 4 टू दी पावर m प्लस n माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है बेटा अपने पास नन ऑफ दी अबव। और ये वाला क्वेश्चन था IIT 2005 का। क्वेश्चन बहुत पुराना है बट अच्छा है। अब आप सोचिए, मतलब बेसिक से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। क्या लगता है बेटा, ऑड साइड लेंथ के रेक्टेंगल्स बनाने आपको? भाई ऑड साइड लेंथ के स्क्वायर भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, है ना? कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है।
हाँ, ऑड साइड लेंथ का एक स्क्वायर भी जो बनेगा ना, वो भी बेटा इन्हीं सारे रेक्टेंगल्स के अंदर लाई करेगा। अगर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सोचने में, मैं तुम्हें एक फिगर बना के बताता हूँ कि इसने ऐसा कुछ लिया था, ये तो कंप्लीटली रेक्टेंगल लिया हुआ था, ठीक है बेटा, और इसने इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्क्वायर्स में, ऐसे। इस तरीके से डिवाइड कर दिया, राइट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करने की बात कर रहा है कि जो इसके पास साइड्स है वो 2n-1 और 2m-1 है। मतलब अगर ना मैं जैसे इनको काउंट करूं, ये वाली टोटल है 2n-1 हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली ये ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे 2n-1 और यहाँ पे 2m-1, ये लेंथ है। तो अगर मैं स्क्वायर्स की लेंथ देखूं ना, जो जो मैंने बनाए वो 1 यूनिट लेंथ के, तो ये 1 यूनिट लेंथ का स्क्वायर, ऐसे तो बोला ना 1 यूनिट लेंथ के स्क्वायर्स में से ब्रेक कर, तो 1 यूनिट लेंथ के स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको मिल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें सर्च क्या करना है, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द साइड ऑफ ऑड लेंथ, मतलब 1 साइड वाले, 3 साइड वाले, 3 साइड लेंथ वाले, या 5 साइड लेंथ वाले, या 7 साइड लेंथ वाले, एंड सो ऑन, कंटिन्यू करते चले जाओ। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे भाई? किसी के दिमाग में कुछ अप्रोच आती है या कोई बात आ रही है, बताओ मुझे, या यहां तक कोई डाउट हो रहा है? हाँ जी बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है यहां तक जो मैंने बोला अभी तक? यस सर। ओके, अब कोई अप्रोच आती है दिमाग में बेटा, कैसे सोचा जाए, बताइए मुझे। सर इसको निकालने के लिए हमें साइड की हर यूनिट की गिवन है वैल्यू, जो लेंथ है उसकी बिल्कुल। 1 यूनिट, और हम्म लेंथ टोटल लेंथ गिवन है, तो हम्म उससे फिर नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स अंदर फॉर्म हुए हैं उससे कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वही कैसे निकालेंगे? हम्म। ठीक है बेटा, सर अगर कुछ तो सोचा। टोटल एरिया जो है उसका या नहीं देख बेटा, ऐसे कर, देखो देखो तुम लोग देखना, एक मैं अगर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर की बात करता हूँ तो 1x1 का, जैसे एक ये स्क्वायर मुझे मिल गया, ये रेक्टेंगल भी है ऑड साइड लेंथ वाला, इतने ये कितने रेक्टेंगल्स मुझे मिल सकते हैं टोटल? 2n-1 मिल सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो भी मुझे कितने मिल सकते हैं? जितने हॉरिजॉन्टली मिलेंगे उतने ही 2m-1 उस तरीके से वर्टिकली मिल जाएंगे ऑड साइड लेंथ के। तो अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लिख लो पहले, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स ऑफ 1x1, मतलब 1x1 ऑर्डर के कितने मिल गए आपको? ये मिल गए, दिस इज इक्वल टू 2n-1, राइट। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स ऑफ 1x3, बच्चों बताओ मुझे कितने बोलोगे? 1x3, मैं इसे शेड इसको हटा दे रहा हूं, तुम्हें फिर से दिखाऊंगा। 1x3 मतलब एक तो ये मिल गया, मिला। अब मैंने क्या किया, इसे एक शिफ्ट कर दिया आगे, तो दूसरा मुझे ये मिल गया। अरे ये कलर, मतलब सॉरी यार, विजिबल नहीं हो रहा होगा है ना, चेंज करता हूं मैं, रुको अभी। अब बेटा सपोज ना मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं आगे, मतलब ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो एक ये मिल गया, समझ रहे हो? फिर इसे और शिफ्ट कर दिया आगे, तो और शिफ्ट कर दिया आगे, तो भाई मुझे ये मिल गया। अब तो शायद सबको विजिबल होगा है ना।
तो देख रहे हो तुम किस तरीके से शिफ्ट हो के नए नए रेक्टेंगल्स गिवन करता चले जा रहा है 1x3 ऑर्डर के। तो कितने होंगे? मैं चाहता हूँ यार जरा सोच के बताओ बढ़िया से कितने होंगे। मुझे तो ये आंसर दिख रहा है, तुम बताओ कितने होंगे। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2n-3। बोला 2n-3 क्यों? क्योंकि ना जो एक बॉक्स बना था ना उसके अंदर दो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे। वैसे थे टोटल 2n-1, उनमें से दो एक बॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए और वही बॉक्स शिफ्ट होता चले जा रहा है। तो आगे शिफ्ट होगा तो कितने बार शिफ्ट होगा? 2n-3 टाइम शिफ्ट होगा, बिकॉज दो तो उसी बॉक्स के अंदर आ गए। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मुझे शिफ्टिंग समझ नहीं आई। शिफ्टिंग समझ नहीं आई बेटा। देख तेरे पास अगर ऐसे कोई एक हॉरिजॉन्टल रो होती जिसमें मैं गिन के दिखा रहा हूं तुम्हें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन 6 बॉक्सेस में 2x2 के 3x3 के बॉक्सेस लेने शुरू कर दिए। अगर मैं 3x3 के बॉक्सेस लूंगा तो एक तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा मिल जाएगा? दूसरा मुझे ये वाला मिल जाएगा। तीसरा कौन सा मिल जाएगा? तीसरा बेटा मुझे ये वाला मिल जाएगा, समझते चलना सही से, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब चौथा कौन सा मिल जाएगा? चौथा मुझे ये वाला मिल जाएगा। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई। सिर्फ 4 ही मिले ना बेटा? क्योंकि 6 यस सर। बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस से 4 मिले आपको, क्योंकि दो कम हो गए ना, क्योंकि एक ही बॉक्स के अंदर दो आ जा रहे हैं 1x1 के। एक को तो मैं काउंट कर ही रहा हूं, टोटल एक बॉक्स जो बना उसके अंदर दो और 1x1 के बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल अल्टीमेटली कितना आ गया? 2n-3। अब बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बताओ? हाँ भाई बोलो। यस सर। वेरी गुड। अरे भाई और लोग भी बताओ कुछ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वेरी गुड, यस सर। गुड। अब मैं तुमसे बोल दूं कि चलो इसको सबको इरेज करता हूं कि मेरे पास द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स ऑफ 1x5 ऑड ऑर्डर के बनाने हैं मुझे, क्योंकि वो कितने बन जाएंगे? जल्दी बोल दो। 2n-5। बस हो गया काम। तो ऐसे ही कंटिन्यू किया, बोला नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स ऑफ 1x2n-1। ये कितने मिलेंगे? ये तो सिर्फ अकेला ही मिलेगा क्योंकि टोटल लेंथ ही 2n-1 है ना। ऐसे सोचना है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स कितने मुझे मिल चुके हैं, इन सबका सम कर देते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले पेज पे, टोटल नंबर ऑफ horizontal rectangles. This is equal to 2n-1 plus 2n-3 plus 2n-5 plus and so on. Last term is 1 and they are forming arithmetic progression with common difference -2, right? -2 कॉमन डिफरेंस के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो क्या होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है अपने पास यहाँ पे, जरा देख के बताओ। n है ना। अब 2n-1 नंबर है, उनमें कितनी टर्म्स होंगी? ऑड नंबर उठाने हैं, n होंगी, हाँ या ना बेटा? होंगी कि नहीं होंगी? सोचो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अरे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, अरे तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चल रही तो ये इसको मान लो फर्स्ट टर्म, ये आपके पास लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? वही करते हैं ना, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पता नहीं क्यों टाइम लगा रहे हो इसके ऊपर। L कितना है? 2n-1 इज इक्वल टू a कितना है? फर्स्ट टर्म 2n-1 और प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 मैंने उल्टा लिख दिया, लास्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म है 2n-1 और प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने ना, इसे m मान लो बेटा। तो m-1 दिस इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है -2 का। अब कर लो इसे सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2n-1 प्लस 2 एंड दिस -2n, ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या आ गया? n इज इक्वल टू m। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? n है।
ऐसे सोच लो ना कितना टाइम लगता है। वैसे मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा था भाई, अगर मैं लेता हूँ ना कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 15 तक की टर्म्स लेता हूँ, तो कितनी ऑड टर्म्स है उसमें, 8 ऑड टर्म्स है। और कितनी इवन टर्म्स है, 7 इवन टर्म्स है। सीधे डिवाइड करो उसे 2 से और एक ऐड कर दो, क्योंकि ऑड टर्म तो ज्यादा ही होंगी ना जब नंबर 1 से लेके ऑड नंबर तक चल रहा है। बस तो मुझे पता चल गया कि n टर्म्स है डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म 2n प्लस लास्ट टर्म 2n माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो गई और टोटल वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर आ गई। राइट, ठीक है बेटा। अब सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही निकालूं टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स, वर्टिकल रेक्टेंगल्स, this is equal to 2m minus 1 plus 2m minus 3। सेम वे में है बेटा जैसे इससे पहले किया था, एंड सो ऑन कितना आ गया, 1 तक चला गया। और इसका वैल्यू जो ऊपर n की जगह m ही तो हुआ है, बस m स्क्वायर कर दो। ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं। सो दिस इज अवर वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल निकाल चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स निकाल चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ ऑड साइड लेंथ, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ऑड साइड लेंथ, ये कितने हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे n स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं? हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, टोटल चेस बोर्ड में जितने रेक्टेंगल होंगे सबके सब मिल जाएंगे, सारी ऑड साइड लेंथ के और सारे हॉरिजॉन्टल भी और सारे वर्टिकल भी, और बोर्ड के बीच में भी जो जो रेक्टेंगल्स लाई कर रहे हैं वो सबके सब मिल जाए। हाँ या ना, बात समझ में आई? बताना बेटा। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड। अरे भाई और लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, तुम एज्यूम कर लेते हो बस समझ में आ गया। आ रहा है ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब विजिबिलिटी तुम्हारी बननी शुरू हो जाएगी रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर पैटर्न पे होते हैं, अदरवाइज पीएनसी के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारा दिमाग कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता, लेकिन पैटर्न वाले क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए कि वो तो 100% आते ही आते हैं। तो अगर वो ध्यान में है तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत सारा दिमाग लगा ले एक क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम में। मैंने तुमसे बोला ना 1 मिनट में तो सॉल्व भी कर देना है, सोचने के लिए भी नहीं चाहिए। सोचना तो सिर्फ 10 सेकंड का काम है बेटा, 10 सेकंड में सोचा और सॉल्व करके 1 मिनट में अगले क्वेश्चन में बढ़े, ये चीज होती है। तो उसका एक ही तरीका है अपने पास, क्या कि आपको पैटर्न पता होनी चाहिए, किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, और वो प्रैक्टिस से आते हैं, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, पहले बेटा अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक काम करता हूं, आपको परमुटेशन का कुछ आइडिया देता हूं कि परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। परमुटेशन, परमुटेशन इज नथिंग, दिस इज जस्ट अरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है, अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ बेटा कि हम पहले इसको यूं भी बोल सकते हो, नॉट जस्ट अरेंजमेंट, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। क्या बोला, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। Suppose we have n distinct objects and we have to arrange them on r places, ठीक है ना। n distinct object है, उनको आपको अरेंज करना है r places पे। क्वेश्चन समझ रहे हो, स्टेटमेंट। भाई साहब पहले उन r places के लिए n में से r लोगों को सिलेक्ट तो करो, तभी तो जाके अरेंज करोगे, ठीक है। तो सिलेक्शन भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, अरेंजमेंट भी होता चलेगा। तो जहां पे दोनों काम हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, परमुटेशन बोल रहे हैं। तो क्या कहा, permutation is nothing, this is the number of ways to arrange
the number of ways to arrange n distinct objects, distinct or different जो भी आप बोलना चाहो, n distinct objects on R places. ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू NPR से डिनोट करते हैं अपन. अब जो NPR है वो आता कहां से? अगर मैं जस्ट R प्लेसेस ड्रॉ करूं आपके सामने, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, एंड सिमिलरली अपन चलते चले गए कहां तक? R प्लेस पे. जो फर्स्ट प्लेस पे आप अरेंज करोगे तो आपके पास फर्स्ट प्लेस के लिए n के n ऑप्शंस है. आप n में से किसी भी एक मेंबर को रख सकते हो, लेकिन जिसको आपने फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर दिया उसे आप सेकंड प्लेस पे अरेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देयर इज नो रिपीटेशन बिटवीन देम. तो नेक्स्ट प्लेस पे अरेंज करने के कितने ऑप्शंस हो गए? n-1. सिमिलरली rth प्लेस पे अरेंज करने के कितने ऑप्शंस हो गए? सोच लीजिए बेटा, n-r+1. और यू मे से दिस थिंग दैट n-r-1. जब आप फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करो तो n के n तरीके, n-0. सेकंड प्लेस पे अरेंज करो तो n-1, मतलब n-2-1. सो rth में क्या होगा? n-r-1, बट r-1 इन ब्रैकेट. So you may write this thing as n-r+1. ठीक है, और आपको अरेंज सबको करना है, मतलब सारी प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो इनका क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया, एंड का केस बन गया. So this value is equal to n into n-1 into n-2. मैंने शुरुआत में ही प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी. नहीं, n-r+1. अब बेटा क्या किया? ये जो ट्रेल है ना पूरी 1 तक नहीं बन रही, तो 1 तक ट्रेल बनाने के लिए ऊपर n-r फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दे. जब उससे मल्टीप्लाई करे तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा. आई बात समझ में? भाई n-r+1 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? n-r, फिर n-r-1 और कंटिन्यू होता है कहां तक चला गया? 1 तक. तो वो ट्रेल मुझे बनानी है पूरी, जिससे मेरे पास न्यूमरेटर में कंप्लीटली क्या बन जाए? n फैक्टोरियल. नीचे क्या आ गया? n-r फैक्टोरियल. एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू NPR. इसको डिनोट करते हैं किससे? NPR से. दिस इज अवर परमुटेशन. राइट बेटा? ये बेसिक कंसेप्ट है, और मैंने जो फैक्टोरियल तुम्हें शुरुआत में बताया तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी ये चीज आ रही थी. ठीक है, अब जैसे सपोज मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट करने, तो कितने तरीके से करूंगा? वो भी बहुत सिंपल सा काम. ये बोला भाई, इसी के अंदर बोल दिया n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट करने n प्लेसेस. अब वहां पे प्लेसेस भी नहीं बोलेगा वो, सीधे बोल दिया क्या? द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यू में से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो क्या कहोगे? n फैक्टोरियल डायरेक्टली. हाँ या ना बेटा? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of n distinct objects this is equal to n factorial. right? why we write n factorial? क्योंकि n में से n को अरेंज किया. ठीक है, npn. तो npn का मतलब क्या हुआ? n factorial upon n minus n factorial. what is n minus n? that is 0. so we get n factorial upon 0 factorial, और मैंने शुरुआत क्लास की थी 0 factorial is equal to 1. so this value is equal to n factorial. right? तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी. ठीक है, जो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे. तो npn that is n factorial, ये चीज निकल के आई. so number of arrangements of n distinct objects, this is equal to in that form. right? I think मेरी बात सबको समझ में आई होगी यहाँ तक. यस सर. वेरी गुड. अब एक दो क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन लेने से पहले भी ना एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेने में मजा आएगा. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन कॉम्बिनेशन की भी कर लेते हैं साथ साथ. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन. पिछले वाले में क्या बोलता? सिलेक्शन देन अरेंजमेंट. यहां पे क्या बोला? जस्ट सिलेक्शन. मैं ना बहुत लेमन वर्ड में शुरुआत में बोल देता हूं, जो उसका प्रॉपर मीनिंग होता है. बाद में तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, समझना आपको शुरुआत वाले वर्ड को ही है. तो क्या है? सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं.
तो total number of ways to select are objects among n different objects. Right, beta? Among n different objects. This is equal to NCR. And what is the practical meaning of that NCR? वो भी समझ लीजिए आप. हमने क्या कहा बेटा? सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना. अच्छा, अगर n में से r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना होता तो कितने तरीके से करते हैं आप लोग? बोलते NPR तरीके से करते, है ना? अब NPR के अंदर इन R ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट भी हुआ है और सिलेक्शन भी हुआ है. मुझे अरेंजमेंट नहीं चाहिए, तो R चीजों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है बेटा? इससे पहले थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट में बोला, देखो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से हो रहा है? n फैक्टोरियल तरीके से हो रहा है. तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से होता है? R फैक्टोरियल तरीके से होता. तो भाई साहब अरेंजमेंट नहीं करना, आपको क्या करना है? सिर्फ सिलेक्शन करना है. तो बोला कि NPR अपॉन R फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि NPR तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों बातें बता रहा है, और R फैक्टोरियल क्या बता रहा है? सिर्फ अरेंजमेंट बता रहा है. तो सिर्फ अरेंजमेंट को हटा दो, इसमें से अरेंजमेंट को हटा दो, बचा क्या आपके पास? सिर्फ सिलेक्शन. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू NCR. अब NPR की वैल्यू क्या होती थी? n फैक्टोरियल अपॉन दिस इज n माइनस R फैक्टोरियल and that divided by R factorial. So completely what is the value we have? N factorial upon R factorial into n minus R factorial. This is called NCR combination. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे यहाँ ना लिख के. NCR is equal to NPR upon R factorial. So we get an interesting result or relation between them. This is NPR is equal to NCR this into R factorial. अब देखो तो बेटा कि आपका जो स्टेटमेंट था ना वो भी मजेदार लग रहा होगा आपको. What is NPR? Permutation. ठीक है. What is NCR? Selection. What is R factorial? Arrangement. मतलब permutation is equal to selection then arrangement. तो सिलेक्शन NCR तरीके से और अरेंजमेंट R फैक्टोरियल तरीके से. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ या ना बताना. फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन यस पे. सर. यस सर. वेरी गुड. सो Yes, sir. गुड बेटा. पहला क्वेश्चन है अपने पास, बड़ा सिंपल सा है, तो कर लेते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए. क्या है बेटा स्टेटमेंट? द नंबर ऑफ हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, सॉरी, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स how many 5 digit numbers can be formed using 1 to 9, 1 2 3 and so on 9. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक है, बताइए कितने टोटल बनेंगे आपके पास? सर इसमें रिपीटेशन है या नहीं है? बेटा इसने बोलना तो चाहिए रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों केसेस लिख लेता हूँ. पहला है बेटा रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउड लिख लो पहला, और दूसरा लिख लो रिपीटेशन नॉट अलाउड. ठीक है, अब बता दो जल्दी. अरे जल्दी बोलो यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन. सर कैलकुलेट मतलब जब वैसे रिपीटेशन अलाउड होगी तब तो कैलकुलेट होगा दोनों. 9 raised to power 5. वेरी गुड. और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी 9 into 8 into 7 into 6 into 5.
6 into 5 होगा, 217 6 तक जाएगा बस, सर 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा बेटा, है ना। देखो अब तुम्हारे पास है क्या कि आपके पास यहाँ पे 5 प्लेसेस थे, रिपीटेशन अलाउड था, तो हर एक प्लेस के पास में 9 ऑप्शंस थे, और बनाना तो 5 डिजिट का है ही, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो गया, वैल्यू के आगे 9 टू द पावर 5। ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा केस। और रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो भी 9, फिर 8, फिर अगली प्लेस के लिए कितना 7, फिर अगली प्लेस के लिए कितना 6, 4 प्लेसेस होगी, हाँ होगा बेटा 5 भी होगा, अगली प्लेस के लिए कितना 5, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ये अल्टीमेटली है क्या, इसको तो अपन 9p5 भी लिख रहे थे ना, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे लिख दो जैसे इसे अपन लिखते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन कितना गया 9p5, 4 फैक्टोरियल का मतलब 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज अवर परमुटेशन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें सही से सोचना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ elements in power set of set capital S, where number of elements in S, this is equal to n। ठीक है, also find the set of elements, या यू में से बेटा ऐसे बोल सकते हैं, also find the number of sets subsets of set S। ये मैं अपनी दूसरा क्वेश्चन में अपने आप बना के दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। वैसे ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये मेंस में पूछा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एस containing at least 3 elements। हाँ जी बच्चों, क्या लगता है तुम्हें? पहली बात तो पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे? अरे भाई बताओ। सर 2n plus 1। अरे यार क्या कर रहे हो, तुम्हें पहला चैप्टर है तुम्हारा सेट्स वाला, वहां लिखवाया था पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मजाक कर रहे हो बिल्कुल भाई। इधर देखो, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आऊंगा अभी, कि अगर मेरे पास कोई सेट है एस जिसके पास 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, राइट, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है एम्प्टी सेट 5, एक क्या हो सकता है सिंगलटन सेट्स हो सकते हैं, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, और क्या हो सकता है बेटा दो दो मेंबर्स के सेट कलेक्शन, ए बी, बी सी, सी ए, और सर 2 raised to लास्ट, power n होना चाहिए जितने नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ ये तुमने याद किया था ना जब चैप्टर पढ़ा था, तो ये बनता है बेटा इन सबका कलेक्शन पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है क्या? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, दिस इज सेट ऑफ, और यू में से कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट है, ठीक है। तो पावर सेट में कितने, यहां पे सेट के पास कितने मेंबर्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दिस इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एस वो कितने होते हैं? 2 टू द पावर 3।
यहाँ पे यही तो आ रहे ना, टोटल कितने आ गए, 8 आ गए। तुम काउंट भी कर सकते हो। अभी 8 आ कैसे रहे, थोड़ा ऐसे भी सोच लो, मेरी बात को समझना बेटा। हाँ, मेरे पास ना सबसेट्स बन सकते हैं बेटा 3 मेंबर के यहाँ पे। हाँ, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके को समझने की कोशिश करना। 1 2 3 मतलब मैक्सिमम सेट के पास में 3 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो 0 एलिमेंट रखने वाला सेट कौन सा है, 5 है, एम्प्टी सेट है। और कितने मेंबर्स है यहाँ पे, 3 मेंबर से एबीसी। अच्छा, ए को लेना या न लेना, देखो यहाँ पे ये ए की पोजीशन है, ये बी की पोजीशन है, ये सी की पोजीशन है। मैंने बोला ए को पिक करूं या ना पिक करूं सेट में, उसके कितने तरीके हैं बताओ। ए को मैं पिक कर रहा हूं या ना पिक कर रहा हूं, इसके कितने तरीके हैं, 2 तरीके हो गए ना, मैं बोल ही रहा हूं यार तुमसे। ए को पिक करना एक तरीका, ए को पिक ना करना दूसरा तरीका। टोटल कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। तो ए एलिमेंट को रखने, सेट में रखने या ना रखने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। वैसे बी को रखने या रखने के कितने तरीके हैं, 2। सिमिलरली सी को रखने या ना रखने के कितने तरीके, 2। तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 3। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना बताना यार। यस सर। ठीक है ना, कितना आसान सा काम ना, है कि नहीं। अब किसी ने बोला सर यहां से तो ठीक है, तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई, कुछ अच्छा सा बताओ। चलो मैं अच्छा सा बताता हूं तुम्हें। तुमने क्या कहा, 3 2 टू दी पावर 3 टोटल थे नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अंदर। अब पावर सेट में कैसे सबसेट्स थे, एक ऐसा सेट था जिसमें आपने एक भी एलिमेंट पिक नहीं किया, मतलब 5। तो कितने टोटल एलिमेंट है सेट में, -1। 3। हाँ जी बेटा, सुनना मेरी बात को पहले अभी। हाँ, टोटल एलिमेंट कितने थे, 3 थे, 3 थे। आपने बोला 3 में से कोई भी पिक मत करो, सेलेक्ट मत करो, कितने वेज हुए, 3C0। 3 में से एक सेलेक्ट करो, कितने वेज हुए, 3C1। 3 में से 2 सेलेक्ट किए, कितने वेज हो गए, 3C2। और 3 में से 3 के 3 सेलेक्ट किए, कितने वेज हुए, 3C3। जरा इसे निकाल के देखो कितनी वैल्यू मिल रही है। 3C0 का वैल्यू 1, 3C1 का वैल्यू, अरे भाई बोलो, 3। ये थोड़ा ध्यान रखा करो यार। 3C1 कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 है ना। अभी 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का एलिमिनेट करूंगा, 3 बचेगा, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होता है। 3C2 का वैल्यू कितना आ गया, ये भी 3, और 3C3 का वैल्यू कितना आ गया, 1। टोटल कितना आ गया, 8 आ गया ना। सेटिस्फाई हो रहा है, दैट 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ऐसे भी सर्च किया जा सकता है, NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 and so on, we can continue this till NCN। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बात सबको समझ में आई ना, 3C3 का मतलब ये वाला सेट। अब तुम काउंट करके भी देखो यहाँ पे, ये कैसे आया, दिस इज फ्रॉम 3C3। ये कहां से आया, दिस इज फ्रॉम 3C2। दो मेंबर सेलेक्ट किए तो उसके बाद जो सबसेट्स बने। ये वाला कहां से बना, दिस इज फ्रॉम 3C1, एक एक मेंबर सेलेक्ट किया। और ये वाला कहां से मिल गया, 3 में से एक भी सेलेक्ट नहीं किया, 3C0। इतना आसान काम, ठीक है ना। आ जाते हैं फिर क्वेश्चन पे। अब तुम मुझे पहला पार्ट तो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टू दी पावर n, जैसे पीछे 2 टू दी पावर 3। इसका जो अगला पार्ट है ना, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट S कंटेनिंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जरा जल्दी से सोच के बताओ बेटा। तो ये तो हमने देखे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ S, अच्छे से लिख देता है। हाँ यार बताओ क्या करना चाहिए, तुम लोग सोचते बहुत ज्यादा हो कभी कभी। भाई साहब तुम्हें पता है टोटल सबसेट्स है 2 टू दी पावर n, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिख दिया, ये मैं सेकंड पार्ट का लिख रहा हूँ, आगे कंफ्यूज ना हो तुम नोट्स में। तो 2 टू दी पावर n तो टोटल सबसेट्स थे, उनमें से कौन से नहीं लेने हैं आपको, जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं है वो भी नहीं लेना, जिनमें एक एलिमेंट है वो भी नहीं लेना, जिनमें 2 एलिमेंट है बेटा वो भी नहीं लेना, और जिनमें 3, बस उसने बोला एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए। सिर्फ कौन कौन से नहीं लिए अपने, जिनमें 2 एलिमेंट है, सॉरी 0 एलिमेंट है वो भी नहीं पिक किया, जिनमें एक एलिमेंट है वो भी पिक नहीं किया, और जिनमें 2 एलिमेंट है वो भी पिक नहीं किया। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, बताना भाई हाँ या ना।
अरे भाई बोलो। यस वेरी गुड। अरे हाँ ना, हाँ या ना बोलो sir. यार। ठीक है, Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा कितना हो गया, 2n-1, NC0 1 होता है, NC1 कितना हो गया n, और NC2 कितना हो गया n इंटू n-1/2। ये वैल्यू आ गई। तुम सोच रहे होगे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा है, इन वैल्यूज को मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें प्रॉपर्टीज बताता हूँ कॉम्बिनेशन की, तो ये वैल्यूज तुम भी जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये चीजें आ गई बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैं एक कॉन्सेप्ट तो क्या, पहले एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ये भी आपको जस्टिफाई करना है कि आपको परमुटेशन लगाना है, आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, मतलब तुम सोच सकते हो इससे। ठीक है, कई बार तो हम यही नहीं देख पाते हैं कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। अब अंतर तो मैंने लैंग्वेज से बता दिया तुम्हें, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी पता नहीं चल पाता। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम ये है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट signals can be made by at most 5 lakhs, at most 5 lakhs from 8 flags of different colors, from 8 flags of different colors। अरे भाई जल्दी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यस बेटा, सर इसमें परमुटेशन लगेगा मेरे हिसाब से, तो गुड गुड, कॉम्बिनेशन पर नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, परमुटेशन लगेगा। वेरी गुड, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो हो रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं बेटा। सिलेक्शन तो कुछ मतलब सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, डिफरेंट वर्ड यूज करते सर हैं। इसमें 5 एटमॉस 5 फ्लैग्स है, तो मतलब 4 मतलब सारे ही इंक्लूड होंगे, तो उसमें 8 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 यूं हो जाएगा। हाँ, अब वो परमुटेशन की लैंग्वेज में लिखना सीख बेटा, उसे डायरेक्टली बोल देना कि ओके सर। क्या हो गया, कि 8p1 प्लस 8p2 प्लस 8p3 प्लस 8p4 प्लस 8p5। समझ में आई बात? अब इसे सिंप्लीफाई तुम करते रहना, मैंने तुम्हें बस आइडिया बता दिया, यही लॉजिक था क्वेश्चन का। भाई सबको समझ में आया? 8 फ्लैग्स थे, सिग्नल्स बनाने थे आपको। तो जैसे मैं ये सिग्नल्स बना रहा हूं, तो ये मेरे पास पहला सिग्नल बन गया, ये दूसरा सिग्नल बन गया। ठीक है, 3 फ्लैग के थ्रू तीसरा सिग्नल बन गया, इस तरीके से सोचना है। ये 4 फ्लैग के थ्रू अगला सिग्नल बन गया, मतलब हमने सिलेक्शन भी किया है और अरेंजमेंट भी किया है। ये 5 फ्लैग्स के थ्रू एक और सिग्नल बन गया मेरे पास। ठीक है, तो जो सिग्नल बन रहे ये वाला कितने तरीके से, 8 में से एक सेलेक्ट किया फ्लैग और बेटा उसको अरेंज कर दिया एक प्लेस में, तो 8p1 तरीका हुआ। 8 में से 2 फ्लैग सेलेक्ट किया और उनको अरेंज कर दिया 2 प्लेसेस में, तो 8p2 तरीके हो गए, फिर 8p3 तरीके हो गए। कितना आसान सा काम है, कुछ नहीं। 8p4 तरीके हो गए, यहां कितना मिल गया, 8p5 तरीके हो गए। दिस इज योर आंसर, राइट? हाँ जी बच्चों, समझ में आया सबको? बताना हाँ या ना। तो एनसीईआरटी में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Yes, sir. डायरेक्ट था। वेरी गुड बेटा, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मतलब किस तरीके से सोच सकते हो तुम लोग। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर, द नंबर ऑफ इंटीजर greater than 600, 600 नहीं, 6000, greater than 6000, that can be formed, that can be formed using digits 3, 5,
6, 7 and 8. ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन इज, इसमें ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 120, सेकंड ऑप्शन है आपका 72, थर्ड ऑप्शन है 216 और फोर्थ ऑप्शन है 192। ये वाला क्वेश्चन था जेई मेंस 15 का। मतलब कितना मजाक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे लगता है तुम जल्दी आंसर दोगे सारे लोग। हाँ जी बेटा लगाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉपर सोचना है, गलती मत करना कोई भी। हाँ हाँ सर सेकंड ऑप्शन है सर 72। नहीं बेटा, मुझे पता चल गया ना तुम एक गलती कर रहे हो, मतलब तुम उसे इग्नोर करते हुए चल सर रहे हो। वो उसको 3 फैक्टोरियल 6, सर वो 6 7 8 जो है वो 3 फैक्टोरियल होगा, बट उसको जब कर रहा हूँ फिर 144 समथिंग आ रहा है। एक तो सबसे बड़ी जैसे गलती 6 पता। 7 8 को मतलब फर्स्ट डिजिट। यस सर। ठीक है, एक ना बताऊं सबसे बड़ी गलती क्या है। वो सही, बिल्कुल सही सोचा तूने, 6 7 8 ही आ सकता है फर्स्ट डिजिट पे, 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट बेटा उसके बाद एक चीज जरा मेरी बात को गौर करना, ग्रेटर देन बाई 6000 बोला है, 6000 4 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का भी तो बन सकता है नंबर, क्योंकि ये 3 5 6 7 8 तक जाएगा। इन 5 नंबर से मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर बन सकता है विदाउट रिपीटेशन? 5 डिजिट का बन सकता है। तुम उसे क्यों इग्नोर करते हुए चल रहे हो यार? समझे मेरी बात को? तो भाई जब तुम लिखोगे ना इस चीज को ऐसे, देखो मेरी बात को समझना कि भाई 3 5 6 7 8 ये हमारे पास 5 नंबर है, विदाउट रिपीटेशन अपन काम कर रहे हैं। तो हमने बोला इन 5 नंबर के थ्रू 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आपका 5 डिजिट का नंबर बन सकता है और एक 4 डिजिट का नंबर बन सकता है। और जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो उसमें तो सीधे सीधे बोलोगे 5, फिर अगले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये पॉसिबिलिटीज मिल गई। मतलब मुझे कितना मिल गया यहाँ से? 5p5 मिल गया, 5 का 5 पे 5 का 5 पर अरेंजमेंट। और फिर दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि भाई इसमें पहले प्लेस में ना 6 आ सकता है या 7 आ सकता है या 8 आ सकता है। बेटा मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी, या 8 आ सकता है, 3 ही पॉसिबिलिटी फर्स्ट प्लेस के लिए, क्योंकि मैं तो ये 5 और 3 को फर्स्ट प्लेस में रख नहीं सकता नंबर, नहीं तो 6000 छोटा हो जाएगा। और उसके बाद जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे यूज कर दिया उसको आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया, कितनी पॉसिबल नंबर्स और बच गए? 4 बच गए। तो यहां क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यू मे से दिस थिंग कि ये मिल रहा है। और ऐसे में चाह नहीं रहा हूं बार बार 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब बच्चों की तरह ही करते चले जाओ। तुम ये बोलो बस 3 पॉसिबिलिटी फर्स्ट प्लेस के लिए और रिमेनिंग 3 प्लेस में 4 नंबर्स को अरेंज करना है, कितने तरीके से करेंगे? 4p3। तो आंसर क्या मिल गया अपने पास? आंसर मिल गया दिस इज 5p5 एंड दिस प्लस 3 इंटू 4p3। 5p5 आ गया 120 प्लस 3 इंटू 4p3 कितना आ गया बेटा? नहीं, ये 24 आ गया ना? हाँ, एंड दिस इज 72 एंड दिस वैल्यू इज 192। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
अभिनव ने आंसर सही दे दिया था मुझे। अब तुम लोग यार जल्दी से सोचा करो इन चीजों को, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं पे घुमा के फंसा सकता है। तो ये मेंस का क्वेश्चन था, कुछ भी लेवल नहीं था क्वेश्चन का, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते तो। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। show that k into n factorial, this is divisible by n factorial to the power k। मतलब अब तुम्हें मजा आने वाला है। k into n, और वो मत करना कि मतलब नंबर तुमने रख दिया, वैसा काम मत करना। मतलब k की वैल्यू और n की वैल्यू कुछ दे दी तब तो कर ही दोगे। मैं अब k और n की बात कर रहा हूँ बेटा, इनके लिए सोचना। ऑब्वियसली k और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, और n का भी फैक्टोरियल बन रहा है, kn का भी फैक्टोरियल बन रहा है, तो k और n जो दोनों है ना, वो क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन अपने पास पक्की है, मैं ना भी लिखता तो भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करें। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा IIT JEE का, दिस इज JEE 88। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो कैसे अप्रोच करें। आपको डिवाइड जिससे करना है उसकी फॉर्म में लिख के लाना पड़ेगा नंबर को, पहले पहले करो, उसकी फॉर्म में लिख के लाओ। कि n फैक्टोरियल बोलने का मतलब क्या हुआ कि n k है, मतलब n k टाइम्स n है आपके पास, मतलब आप n नंबर्स के k कॉम्बिनेशन बना सकते हो इस फैक्टोरियल के अंदर। कहने का मतलब अगर मैं 2n फैक्टोरियल बोलता तो क्या बोलता, एक 1 से लेके n तक एक कॉम्बिनेशन बन गया, और एक n+1 से लेके n+n, मतलब 2n तक का एक कॉम्बिनेशन बन गया n नंबर्स का। तो kn इसलिए इसने दिया हुआ है, तो थोड़ा दिमाग में अप्रोच लेके आओ, kn क्यों दिया हुआ है। हाँ जी बच्चों, अरे भाई सोचो कुछ। नहीं आ रहा आइडिया, चलो देखो फिर मैं बताता हूँ। So अगर हाँ हम इसको एक्सपांड करें के n फैक्टोरियल को, ठीक है तो बेटा। बेटा तो ये हमारे पास kn into kn minus 1 हम्म, into k minus 2 ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है बेटा। Last term will be kn minus n plus 1। ओके, तो उसको आगे आगे करते करते मैं इस उसमें अब बेटा आऊंगा। लेकिन ना तू वहां पे अटक जाएगा, फंस जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखना, कि जैसे ये kn फैक्टोरियल है, ठीक है, ये हमारे टाइम पे बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव, जहां पे बिल्कुल दिमाग चलता नहीं था कि भाई कैसे सोचा जाए। सोचो उस वक्त जेई का एग्जाम निकालना भी कितना क्रिटिकल होता होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फिर भी ऑप्शंस रहते हैं अपने पास, ठीक है। और चलो ये हम शो भी कर सकते हैं कि बाय इंडक्शन, मतलब एक दो नंबर्स ले लें और फिर मल्टीप्लाई करके शो कर दें।
बट अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना हो ना तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। मतलब ये लगता है कि बिना देखे पहले सोचना बहुत मुश्किल है, बट इनफ टाइम मिलता था सब्जेक्टिव के लिए उस समय पे। अगर आपके पास लॉजिक है, मैं तो ये बोलूंगा हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीट दूंगा नेक्स्ट ईयर तुम्हें, जब तुम 12th में चले जाओगे। ये टॉपिक 11th वाले एक बार हो चुके होंगे, फिर जब 12th में जाओगे तो उस समय जो तुम्हारी बुकलेट मिली है तुम्हें, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस होते नहीं है बेटा अभी भी इस साल, उनको भी अगले साल करना रिवीजन मोड में जो बच रहे हैं क्वेश्चंस। फिर मैं अपनी शीट्स दूंगा आपको जिसमें पुराने एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे जो उनके ऊपर बेस्ड हैं, जो बने हुए क्वेश्चन, फिर उनकी प्रैक्टिस होती है, वहां से कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मैंने क्या किया, जो ऊपर है ना kn फैक्टोरियल, उसको ऐसे लिख लिया 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन n, और नीचे वाला जो एक n फैक्टोरियल है उसको इसके साथ लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई में n+1 into n+2 एंड सो ऑन n+n, 2n फैक्टोरियल तक का हो गया काम, और दिस डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ऐसे ही में चलता चला गया। टोटल कितने kn है, तो बेटा क्या हो जाएगा k-1 दिस इंटू n प्लस 1, k-1 दिस इंटू n प्लस 2, और यहां से कहां तक चला गया एंड सो ऑन, लास्ट मिल गया इसमें दिस इंटू kn, बस हाँ kn तक चला गया। ठीक है, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ ऐसे, दिस इंटू kn ऐसे, राइट, एंड दैट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की पावर भी तो k ही थी, मुझे शो करना कि जो ये वैल्यू आ रही है एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, बस ये काम करना है। तो मैंने क्या किया ना, इस वाले को उठाया पहले वाले को, तो पहले वाले को कैसे लिख लिया कि जब ऊपर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सारा बन रहा है n फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या बन रहा है n फैक्टोरियल, है ना। इसके साथ अगर मैं 0 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ऊपर क्या बन रहा है, ये n फैक्टोरियल तो बन रहा है ना, और नीचे भी n फैक्टोरियल, और नीचे 0 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये बन क्या गया, ये पहला बन गया nc0। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई? अरे भाई सब लोग बताओ, इतनी बात क्लियर, हाँ या ना बताना, बोलो बेटा, अगर कहीं डाउट है तो मैं फिर डिस्कस करता हूं। बताओ, ये बात समझ में आई? सर ये n into 0 फैक्टोरियल Yes, क्यों sir. है? गुड। देखो बेटा, ऊपर वाला तो n फैक्टोरियल बन ही रहा है, ये वाला। अब मेरे को ये दिख रहा था nc0 का फॉर्मूला, nc0 का फॉर्मूला क्या होगा, यही तो होगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल, है ना। तो जब मुझे दिख रहा था तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 0 फैक्टोरियल से, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होता है, जिससे nc0 बन जाए। समझ में आई बात? ठीक है विवेक, क्लियर है हाँ अब? सर। अब अगर मैं एक काम करता हूं, जो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, ये मतलब कंप्लीट फैक्टोरियल बनाने के लिए इसके पास कितने की कमी है कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए n फैक्टोरियल की, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, इसे 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं n फैक्टोरियल से, मतलब मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूं बेटा, जिससे तुम्हें बाद में हौच पौच ना हो क्वेश्चन में किया क्या था सर ने, है ना। मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया n फैक्टोरियल का, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया n फैक्टोरियल का, तो ऊपर क्या बन गया 2n फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर तुम्हें गौर से दिखता है तो है क्या, दिखता है कुछ, है क्या बेटा? बताओ, बन क्या रहा है? 2n cn तो बन रहा है। 2n cn का वैल्यू कितना, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 2n माइनस n का फैक्टोरियल। अल्टीमेटली कितना बन गया 2n cn। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा। सर वो 2n माइनस r होगा ना? हाँ 2n माइनस r, r का वैल्यू कितना नीचे n, n, हाँ ठीक है। हाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई बेटा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि नंबर शुरू हो रहा है n+1 से और कहां तक जा रहा है n+n तक। n+1 से शुरू हो रहा है n+n तक जा रहा है बेटा। भाई अगर मुझे n+n का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, n+1 से पहले वाले नंबर चाहिए ना,
उससे पहले वाले नंबर क्या n फैक्टोरियल तो है, तो उस n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू मिल गई। अब आ गया अगले पे, और इसका मतलब कितनी वैल्यू 2nCn। तो बेटा मैंने तो अब बोल दिया कि भैया आगे चलने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे कितना आएगा 3n फैक्टोरियल होगा, और अपॉन में कितना 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये कितना बनेगा 3nC n बन जाएगा। बस अब तो हर जगह सेम काम, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे। लास्ट वाला क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा kn फैक्टोरियल। kn फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, k माइनस 1 दिस इंटू n फैक्टोरियल, और डिवाइड में एक n फैक्टोरियल ऑलरेडी था, तो सब दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन बना, लास्ट में क्या वैल्यू मिल गई बेटा, kncn, ये मिल गया। कॉम्बिनेशंस हमेशा क्या होते हैं बेटा, सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज बताते हैं सिलेक्शन के। तो इसमें जब नंबर ऑफ वेज बताते हैं सिलेक्शन के, नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं हमेशा। तो दिस वैल्यू इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब kn फैक्टोरियल डिवाइजिबल है किससे, n फैक्टोरियल टू द पावर k से। मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बताना बेटा, ठीक है? अरे भाई बोलो हाँ या ना, कुछ समझ में आया? दिस इज सेट ऑफ नेचुरल। यस सर। वेरी गुड। तो ये बोला बेटा कि आपका नंबर जो है kn फैक्टोरियल, दिस इज डिवाइजिबल बाय n फैक्टोरियल टू द पावर k। ऐसे हम सोच पा रहे हैं, ठीक है? अलोंग विद दिस। तो तुम्हें इजी लगा टॉपिक आज का या डिफिकल्ट लगा भाई, आसान लगा, समझ में आया कुछ? तुम कुछ बोलो। यस सर। वेरी गुड। और लोग कहाँ हैं भाई, और कुछ बता नहीं रहे हो यार? आयुष्मान, यस अभिषेक, सर। वेरी गुड। अभिषेक समझ में आ रहा है? और क्षितिज, क्षितिज सुन रहे हो भाई? यस सर। ओके। और कौन, आयुष का तो हो ही गया है, ठीक है बेटा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। आज तो मैंने टॉपिक शुरू कर दिया और काफी आगे तक हम यस पहुंच भी सर। गए हैं, ठीक है? और अगली क्लास, कल की क्लास मेरी 3 आवर्स की होगी आपके साथ में, ठीक है? क्योंकि कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी आपकी, तो केमिस्ट्री के बदले मैं लूंगा क्लास, तो वो क्लास में 3 आवर्स ही करूंगा। हाँ मैं अभी बेटा उसे नोटिफाई कर दूंगा, ग्रुप में डाल यस सर। दूंगा, हाँ कैसे कैसे करनी है, ठीक है बेटा? चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड हाँ नाइट। किसी